नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे धार्मिक विषय पर जिसे हम विक्रम संवत्सर के रूप में 30 मार्च को मनाने वाले हैं, जिसे गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। आज मनाने की वजह यह भी है कि विक्रम संवत्सर का जो एक कार्यक्रम है, नव संवत्सर के रूप में मनाते हैं। गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है और ये 2082वां संवत्सर है और सनातन संस्कृति के सूर्योदय का भी ये एक तरह से अवसर है, क्योंकि सनातन संस्कृति की मजबूती के लिए महाराजा विक्रमादित्य के आगमन पर, उनके राज्याभिषेक पर और जो सनातन के विरोधी थे उन पर विजय के साथ शुरू हुआ था। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये चर्चा ना तो सामाजिक है और ना एक तरह से राजनीतिक है, बल्कि ये सनातन के बारे में है और सनातन के साथ साथ नव संवत्सर, जैसे अंग्रेजी होता है कि सन 1982, सन 2025 की बात करें, उसी तरह से सनातन संस्कृति के हिसाब से विक्रम संवत्सर 2082 30 मार्च से शुरू हो जाएगा। आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर ये संस्कारों को सुदृढ़ करने का अवसर है, सनातन को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का अवसर है और ख़ासतौर से जो सनातनी हैं उनकी उदारता को बढ़ाने का अवसर भी है और उसके साथ साथ धर्म की रक्षा करने का भी अवसर है। और इसी के साथ अक्सर लोग गुड़ी पड़वा को कहते हैं कि ये देवी की आराधना का एक उत्सव है, लेकिन देवी नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। उनकी आराधना का तो यही है, संस्कारों को मजबूत करने का भी अवसर है। हम इसे कई कोणों से बात करेंगे, इस पर कई एंगल से बात करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, और स्टूडियो में उनके साथ हैं हमारे पत्रकार साथी योगीराज योगेश जी, और फोन लाइन पर एक तरह से श्रोता की भूमिका में और कुछ सवाल करने की भूमिका में रहेंगे रमेश सिंह जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता भी और जियो पॉलिटिक्स के जानकार भी हैं। तो चर्चा की शुरुआत शर्मा जी आपके साथ करना चाहेंगे कि विक्रम संवत्सर भगवान ब्रह्मा से भी शुरू होता है, ऐसी बात भी कही जाती है, और इसमें 60 एक तरह से संवत्सर 20 ब्रह्मा जी के होते हैं, 20 विष्णु भगवान के होते हैं और 20 महेश यानी शंकर जी के होते हैं। तो ये तो हुई एक तरह से छोटी सी जानकारी हमारी, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो विक्रम संवत्सर है इसके क्या मायने हैं, ये किस तरह से समाज और दुनिया में शांति के साथ साथ धर्म के प्रति मजबूत भी सबको करता है, आपकी राय? देखिए राघवन जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, विक्रम संवत ईसा से 57 वर्ष पहले शुरू हुआ। वो 30 मार्च से जो विक्रम संवत नव संवत्सर आरंभ हो रहा है वो 2082 होगा और उसका जो नाम होगा वो सिद्धार्थ होगा। और इस संवत का जो राजा है, भारतीय परंपरा में हर संवत का एक राजा भी होता है, शासक भी होता है और एक मंत्री भी होता है। तो इस संवत का जो राजा है वो सूर्य है और मंत्री का दायित्व भी सूर्य के पास ही है, ये संवत के बारे में कहा जाता है। अब दूसरा है कि संवत विक्रम संवत कैसे शुरू हुआ और इसके मायने क्या हैं। सबसे पहले तो एक बात हम समझ लें, विक्रम संवत को शुरू हुए हो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2022 शुरू हो रहा है और ये विक्रमादित्य के समय ही शुरू हुआ। विक्रमादित्य का जो शासन काल था वो ईसा से 57 वर्ष पहले था और इस तिथि को जो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, इस तिथि को उन्होंने शकों से उज्जैन को मुक्त करके उनका राज्याभिषेक हुआ था। ये जो राज्याभिषेक की तिथि विक्रमादित्य ने चुनी थी, क्योंकि ये सृष्टि के निर्माण के आरंभ की तिथि मानी जाती है। हमारे यहाँ 2 तिथियां जो महत्वपूर्ण हैं, एक शिवरात्रि की तिथि महत्वपूर्ण है। तो शिवरात्रि की तिथि को माना जाता है कि समय का आरंभ हुआ था और इस तिथि से माना जाता है कि सृष्टि का विकास आरंभ हुआ था। इसलिए महाभारत काल में जब युधिष्ठिर ने अपने राज्याभिषेक की तिथि का चयन भी इसीलिए किया और इसलिए वो युगाब्द है, वो युगाब्द चल रहा है, उसमें वो 5000 कुछ चल रहा है इस समय। और दूसरा विक्रमादित्य ने भी उसी तिथि को लिया। हमारे यहाँ एक और बात समझ लीजिए, एक अंतर है गैगरीसन में, जो गैगेरियन कैलेंडर जिससे सरकारें चलती हैं, ये गैगेरियन कैलेंडर कोई बहुत पुराना नहीं है। ये 1582 के आसपास शुरू हुआ, वो मुश्किल से 450 वर्ष पुराना है। उस 450 वर्ष से इसको बाकायदा कैलकुलेट करके उन्होंने ईसा जी से उसकी तुलना करके और कैलकुलेट करके उसको पुरानी तारीख से लागू किया। हमारा कैलेंडर और इससे पहले उनका कैलेंडर केवल 10 महीने का था। हमारा कैलेंडर विक्रम संवत जब से लागू हुआ है तब से 12 महीने का है। और विक्रम संवत के जो उसमें गणना की जाती है वो सौर गणना भी होती है और चंद्र गणना भी होती है। साल जो है, चंद्रमा की जो स्थिति है साल में,
वो 355 दिन में पूरा करते हैं। वो सूर्य जो पूरा करता है वो 365 दिन में पूरा करता है। इसमें विशेष तो 1-2 मिनट ज्यादा लूंगा राघवेंद्र जी। बिल्कुल। हमारे संवत की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारा जो 2000 वर्ष पहले भी, 2057 वर्ष पहले भी जो हमारे पूर्वज थे वो समय की गति को जानते थे। वो जानते थे कि सौर वर्ष जो है वो 365 दिन, 20 घड़ी और 25 पल में पूरा होता है। और इसको जो कैलकुलेट करते हैं, हमारे यहाँ तिथियां बदलती हैं वो चंद्रमा से बदलती हैं, लेकिन वर्ष का जो अंतर आता है वो सूर्य से आता है। और ये जो गैप आता है करीब 10-10 दिन का जो गैप आता है उसको वो 3 साल में एक मलमास जोड़ते हैं या कुछ और हो तो तिथियों का जो घटा बढ़ी करके वो पूरे साल में उसको करते हैं। तो ये हमारे, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हमारे जो पंचांग जो बनाया जाता है उसमें 5 अंग होते हैं। उसमें तिथि भी होती है, उसमें दिन भी होता है, उसमें नक्षत्र भी होता है, उसमें योग होता है और उसमें कर्ण होता है, इसलिए उसका नाम पंचांग है, 5 अंग। हमारा जो संवत नाम है, संवत नाम भी भाषा विज्ञान का अनुसंधान है। ये संस्कृत की जो 2 धातुएं होती हैं, एक सम है और दूसरी वत है, उनकी संधि से संवत बनता है। तो सम शब्द में अगर देखेंगे तो उसमें 2 वर्ण आते हैं, एक सा है और एक माँ है। माँ पूरा नहीं है, माँ हलंत के साथ है। माँ जब हलंत के साथ आता है तो वो नाद होता है, इसलिए संवत वो नाम आ रहा है। ये जो माँ हलंत के साथ है ये नाद है सृष्टि के निर्माण का। और सा जो है जितने भी संहार का शब्द होगा, संस्कार का शब्द होगा, सृजन का शब्द होगा, सृष्टि शब्द होगी, संसार होगा, सनातन होगा, वो सब सा से बनते हैं। तो ये समय की प्रतिक्रिया। और बात जो बत धातु से बात बनता, हवा यानी गति, तो संवत यानी सृष्टि के नाद से आरंभ से होकर के ये पूरी गति, ये हमारा उसका कहने का अर्थ होता है। और फिर हमारे यहाँ 2000 वर्ष पहले विज्ञान इतना उन्नत था कि इस हमारे कैलेंडर में, हमारे पंचांग में सूर्य की गति, चंद्रमा की गति और बृहस्पति की गति, मंगल की गति, बुध की गति, प्रत्येक ग्रह की गति और नक्षत्रों की स्थिति इसमें रहती है। हमारे यहाँ जो महीनों के भी नाम होते हैं वो नक्षत्रों के आधार पर हैं, चित्रा नक्षत्र, चैत्र मास। तो कुल मिलाकर के पूरी वैज्ञानिक गणना है। दूसरा जो आपने सवाल किया वो मैं संक्षिप्त में उत्तर दूंगा। ये जो हमारे यहाँ तिथियां जितनी भी हमारे त्यौहार की हैं, वो चाहे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की नव संवत्सर की तिथि हो या होली की तिथि हो, समापन के वर्ष के समापन की तिथि होली की हो, उसका जो सामाजिक अनुसंधान है वो बिल्कुल विज्ञान के अनुसंधान से वो तिथियों का निर्धारण है। उनके मनाने का जो तरीका है वो समाज निर्माण, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और राष्ट्र निर्माण का है। अब मनाने का तरीका ये है कि आपको सूर्योदय से पहले उठना है और प्रवाहित जल में जाकर के स्नान करना है, और स्नान करके जब उठें तो आपको उषा काल के सूर्य को नमस्कार करना है, और लौटते हुए आपको नीम की पत्ती तोड़ के लाना है। ऐसा नहीं है कि नीम की पत्ती एक दिन पहले तोड़ कर रख लें या कोई बेचने वाला आ गया उससे ले लें। आपको खुद वो कोपल तोड़ते हुए लाना है, घर में उसको आपको पीसना है, बना करके आपको पीना है। इसके साथ नवरात्र शुरू होता है, चैत्र नवरात्र शुरू होता है। ये रामनवमी पे जिसका समापन होता है, ये कायाकल्प है। पूरे 9 दिन का विधान, आपको भोजन कैसे करना है, दिनचर्या कैसे करना है, वो सारा विधान है। यदि आप चैत्र प्रतिपदा के ये मना करके, और नीम की गोली खुद भी नहीं खाना है, पालतू पशुओं को भी खिलाना है चारे के साथ डाल करके, तो आरोग्य की दृष्टि से, स्वस्थ रहने की दृष्टि से, इम्यूनिटी बढ़ाने की दृष्टि से ये 9 दिन की दिनचर्या है। क्योंकि ये ऋतु का संधि काल है, बसंत ऋतु समाप्त होती है और ग्रीष्म ऋतु यहाँ से आरंभ हो रही होती है। तो ऋतु के संधि काल में जब भी मौसम बदलता है तो मौसमी बीमारियां होती हैं, किसी का गला बैठता है, किसी को खांसी आती है, किसी को बुखार आता है। तो ये पूरे की पूरी दिनचर्या जो है पूरे 9 दिन की, ये आरोग्य के लिए है, आपकी इम्यूनिटी बदलती है। तो कहने वो फिर एक बात कहकर के और बात बराबर दूंगा जी। मुझे कई बार तो मुझे गर्व होता है कि समय का, जैसे कि आपने ब्रह्मा का वर्ष बताया, शिव का वर्ष बताया, ये हमारे यहाँ वेद में आया है। यजुर्वेद में संवत शब्द आया है, यजुर्वेद में मनमंत्र शब्द आया है। एक मनमंत्र जो है वो लगभग 4 अरब वर्ष का होता है। तो कुल मिलाकर के काल की गणना आज, और हर मनमंत्र के बाद प्रलय होती है। आज के विज्ञान ने पृथ्वी की जो आयु नापी हुई है वो लगभग 400 करोड़ वर्ष नापी हुई है, जो मनमंत्र के हिसाब से हमारे यहाँ यजुर्वेद में आया। तो इसका मतलब है हजारों साल पहले यहाँ वैदिक घड़ी उज्जैन में हुआ करती थी। मध्य प्रदेश का उज्जैन ये धरती के ठीक बीच में है, कर्क रेखा पर बजा हुआ है। तो
वहाँ वैदिक घड़ी हुआ करती थी जिसको विध्वंस कर दिया था। आगे चल करके 300 साल पहले सवाई राजा जयसिंह ने विपरीत परिस्थितियों के औरंगजेब के शासन होने के बाद भी ये वैदिक घड़ी वहाँ पर पत्थरों पे उकेरी थी जो विध्वंस कर दी गई, जिसको वेदशाला, उज्जैन की वेदशाला के रूप में हम जानते हैं। और अभी पिछले साल 2 साल पहले मोदी जी ने उसका फिर से करके वैदिक घड़ी का किया है। तो 300 साल पहले जब पश्चिम का जगत, ब्रूनो एक इटली का वैज्ञानिक था, उसने अगर कहा कि धरती गोल है, सूर्य की परिक्रमा करती है, तो उसको चौराहे पर मार डाला गया। गैलीलियो ने कहा तो उसको जेल में डाल दिया गया। तब हमारे यहाँ विज्ञान इतना उन्नत था कि पत्थरों पर उन्होंने समय को उकेर लिया था। तो विक्रम संवत वो है जो संसार का सबसे पहला वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक होने के साथ साथ समाज दर्शन के उसके मनाने का तरीका भी है। बिल्कुल। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है रमेश सिंह जी। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार भैया। शर्मा जी ने जो बात की वो धार्मिकता के हिसाब से भी मुझे लगता है कि उचित है, क्योंकि एक दिन बाद हम कहें कि नव संवत्सर शुरू हो जाएगा, गुड़ी पड़वा, और उसके साथ साथ ये जो विक्रम संवत्सर का मामला है, ये सब एक दूसरे के पूरक है। आज हमारी चर्चा का विषय ये कि संस्कारों की सुदृढ़ता कैसे हो, और ये जो नव संवत्सर शुरू हो रहा है इसके साथ नवरात्रि भी शुरू हो रही है। चैत्र नवरात्रि एक तरह से देवी आराधना का सबसे महत्वपूर्ण 2 नवरात्रि होती है भारत में, एक तो चैत्र की, दूसरी शारदीय नवरात्र। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इसमें देवी की आराधना, कन्याओं का पूजन, और स्वास्थ्य के लिए शर्मा जी ने बता दिया कि आपको 9 दिन तक कम से कम नीम की पत्तियां, कोपलें तोड़कर लानी है, खुद भी खानी है, और अपने जो पशु हैं गांव में, गांव की हम बात करें, देहात की, तो गाय बैलों को भी खिलाना है। हालांकि अब तो वो रिवाज थोड़ा कम हुआ, लेकिन सेहत के लिए भी, सेहत की मजबूती के लिए भी ये 9 दिन है जो विक्रम संवत्सर के साथ शुरू हो रहा है, गुड़ी पड़वा के साथ। आपकी राय एक आम जनमानस के नाते इस पूरे मुद्दे पर आपकी जानकारी और आपका सोचना क्या है? मैं इस मामले में मैं शर्मा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मतलब पृथ्वी सूर्य की पूरी परिक्रमा 365 दिन में करती है, तो थोड़ा सा उसमें कुछ थोड़ा सा अंतर है। लेकिन संवत जो हमारा विक्रम संवत है, इसमें साल के 354 दिन है, और 3 साल में एक अतिरिक्त मास जोड़ के उसे मल मास के रूप में और उसे फिर पूरा किया जाता है। तो ये समीकरण के बारे में बताइए कि ये क्या है? मोटे तौर पर अगर आप सृष्टि को देखेंगे, हालांकि ये लंबा विषय है, सृष्टि को अगर आप देखेंगे तो जैसे धरती अपनी धुरी पर भी घूम रही है और उसके बाद सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। एक बात ये ध्यान रखिएगा, सूर्य जो है वो अपनी धुरी पर भी घूम रहा है। सूर्य की गति आप जानते हो, सूर्य की गति 7,20,000 किलोमीटर पर घंटे की उसकी गति है। तो वो अपनी धुरी पर भी गोल गोल घूम रहा है, और उसके अलावा संपूर्ण सृष्टि की परिक्रमा भी करता चला जा रहा है। तो और उसके अलावा ये पूरा सौर मंडल भी घूम रहा है। यानी धरती अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य अपनी धुरी पर घूम रहा है, उसके बाद ये पूरा सौरमंडल पारी सृष्टि की परिक्रमा कर रहा है। तो ये जो अंतर आ रहा है वो 3 साल, वो स्थिति आती है 3 साल को जिस बिंदु से दौड़ शुरू की थी पृथ्वी ने और जिस बिंदु से सूर्य ने दौड़ शुरू की थी, ये दोनों जब दौड़ते हैं वो बिंदु 3 वर्ष में आकर के वो एक साथ मिलता है। इसलिए वो 3 वर्ष में अपन आकर के वो 10-12 दिन जो कम पड़ते हैं। चंद्र वर्ष में 30, जो आपने 354 बताया है, वो 354 दिनों से थोड़े से कुछ घंटे उसमें ज़्यादा है। तो वो जो अंतर आ रहा है सौर मंडल में और चंद्र मंडल में, जो अंतर आता है उसको 3 साल में उस बिंदु के आधार पर उसको केंद्रित किया जाता है। और उस बिंदु का जो केंद्र है वो उज्जैन है, जो कर्क रेखा पर बचा हुआ है, और ये दूरी सदैव सम रहती है। इसलिए उज्जैन पंचांग उज्जैन से आरंभ हुआ। और ये जो 3 साल की वो जो बिंदु है उसको एडजस्ट करने के लिए ये इतना जबरदस्त कैलकुलेशन हमारे पूर्वजों का है कि वो पंचांग देख के बता देंगे कि कब सूर्य ग्रहण होगा और कब चंद्र ग्रहण होगा। जो वैज्ञानिक बड़े दूरबीनों को देख करके करोड़ों रुपए खर्च लेबोरेटरियों पर होती, तब तो हमारे गांव के पंडित जी जो बता देते हैं पंचांग देख करके, उसमें और नासा की उसमें 1 सेकंड का फर्क नहीं आता। तो ये हमारा विज्ञान अपने पूर्वजों का बहुत उन्नत है। अपने पूर्वजों के चरणों में नमन। जी रमेश जी को, सिंह साहब कुछ और पूछना चाहेंगे आप? नहीं, बस आप जी आगे बढ़ाइए। दरअसल योगीराज जी, भारतवर्ष की हम बात करें तो महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है, और आमतौर से पूरे देश में भी यही नाम लिया जाता है। शिवाजी महाराज ने इसी दिन मराठा साम्राज्य की विजय पताका फहराई थी, इसलिए भी ये दिन उत्सव का है भारतीय ताकि हम बात करें। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे उगादी के नाम से मनाया जाता है। यही गुड़ी पड़वा या विक्रम संवत्सर की हम बात करें।
ये जो उगादी जो नया वर्ष है, ये राजस्थान में हिंदू नववर्ष थप्पा नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है और ये सब कुल मिलाकर विक्रम संवत्सर के ही अलग अलग नाम है जो देश भर में मनाए जाते हैं। लेकिन जो सबसे खास बात है कि इसमें देवी की साधना होती है। 9 दिन तक बहुत कठोर लोग तप करते हैं। शारदीय नवरात्र की तुलना में चैत्री नवरात्र जो होता है, जो गुड़ी पड़वा से शुरू होता है विक्रम संवत्सर के साथ, ये एक तरह से भारतीय जो लोक परंपरा है उसमें शरीर के शुद्धिकरण की बात भी होती है और कन्याओं के प्रति, महिलाओं के प्रति आदर की बात भी होती है, क्योंकि 9 देवियां हैं, 9 माँ कहा जाता है और उसी के रूप में हम कन्याओं की पूजा करते हैं 9 दिन तक। आपकी राय, ये संस्कारों को मजबूत करने का और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने का भी एक तरह से अवसर है। देश में मैं थोड़ी सी सामाजिक सरोकार से बात करूंगा। जो चल रहा है इन दिनों, महिलाओं पर, बेटियों पर बड़ा अनाचार अत्याचार हो रहा है। ये संवत्सर जो है 9 दिन तक इस बात की भी एक तरह से ताकीद करता है कि आप देवियों की पूजा तो करते ही हैं, बेटियों की भी पूजा करें, उनके साथ व्यवहार ठीक रखें और उन पर बुरी नीयत ना रखें। आपकी राय? नहीं, देखिए, इसकी शुरुआत ही देवी पूजा से होती है, तो ये तो पूरा का पूरा जिसको अपन कहते हैं कि आदि आबादी, तो उसकी पूजन से ही इस वर्ष की शुरुआत हो गई। तो ये एक शुभ संकेत तो सबसे प्रमुख यही है। और आप देखिए, आज तो भाई साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और ऐसा लग रहा है तो उनको सुनने का ही मन हो रहा है जी। तो और एक दो हालांकि जिज्ञासा मेरी भी थी जी, बिल्कुल पूछें। जैसे अभी बताया उन्होंने, क्योंकि विक्रम संवत तो खैर प्राचीन काल है, तो मतलब उसकी गणना हमारे यहाँ कितने वर्ष पहले से थी। गुड़ी पड़वा का दिन 1 अरब 95 करोड़ वर्ष हो गए इस गुड़ी पड़वा को। तो इस बात से अंदाज लगा लीजिए कि कैलकुलेशन कहाँ से शुरू हुआ। और विक्रम संवत को लेकर इतनी महत्वपूर्ण बात भाई साहब ने बताई कि इसके धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक महत्व, स्वास्थ्य और शारीरिक महत्व। अब आजकल हो क्या रहा है कि 1-2 पॉइंट जो आज के संदर्भ में इस बारे में किए जाने चाहिए। ये जो जनवरी फरवरी इस टाइप की जो बीमारी हमारे यहाँ लगी हुई है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी प्राचीन गौरवशाली और विज्ञान पर आधारित गणनाएं हमारी है और विश्व ने इसको मान्यता दी है। जब लोग कह रहे थे कि पृथ्वी चपटी, तब हमने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है और वो प्रमाणित हुआ। तो जब इतनी विशेषताएं लिए हमारे संवत्सर हैं, वर्ष हैं, तो ये जनवरी फरवरी क्यों बिल्कुल देश में, तो इस पर तत्काल विराम लगना चाहिए। एक दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि हमारे यहाँ धार्मिक कैलकुलेशन जब होते हैं, तो आजकल अक्सर हमें देखने आ रहा है कि हर चीज़ 2-2 हो रही है। एकादशी आ रही है तो 2 आ रही है, संक्रांति आ रही है तो 2 आ रही है। तो इस पर भी थोड़ा सा भाई साहब प्रकाश डालें कि इसको लेकर कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और कुछ लोग उसको अनावश्यक तूल दे देते हैं फिर कि पता नहीं साहब आपके यहाँ ये क्या चलता है कि हर त्यौहार 2-2 मनाए जा रहे हैं। इस पर भी प्रकाश आना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी चलता हो, लेकिन मेरा ये मानना है, बाकी तो रमेश शर्मा जी बताएंगे अपने को और सुनेंगे उसको, लेकिन ये है कि जब पूछा गया कि कुंभ होता है तो किसी ने पूछा कि इसके लिए, किसी विदेशी ने पूछा था कि इसके लिए आप ऐसा कौन सा प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करते हैं कि देश भर से लोग आ जाते हैं। तब उनको बताया गया था कि 2 पैसे का इसमें हमें खर्च आता है। तो वो चौंक गए थे। उस समय जब ये सवाल किया गया था तब पंचांग मेरे ख्याल से 2 पैसे या 5 पैसे का बना करता था। तो पूरे देश में गांव-गांव में लोग पंचांग तो रखते थे, कैलेंडर तो पंचांग ही चलता था, ये अंग्रेजी कैलेंडर तो बाद में शुरू हुआ। तो उस पंचांग में तिथि देखकर हर गांव का आदमी, शहर का आदमी उस कुंभ के अवसर को जान जाता था और वो स्वतः ही स्वप्रेरणा से अपने अपने साधनों से आता था, बिना किसी प्रचार के। तो जहां तक ये कहा जाता है कि साहब साइंस बहुत आगे है, नासा की स्थापना जब हुई उसके सैकड़ों साल पहले से ज्योतिष के जरिए हर चीज़ की गणना होती थी। चाहे वो शर्मा जी ने कहा कि सूर्य की गति की गणना, उनकी चंद्र ग्रहण की गणना और सूर्य ग्रहण की गणना, ये भी अगर पंचांग में लिखा है कि 3:05 पर सूर्य ग्रहण होगा और 4:25 पर मोक्ष हो जाएगा, तो हम देखते थे कि वो उतनी काल घंटे में मोक्ष होता था। तब नासा भी नहीं था। तो जो भारतीय विज्ञान है, जो भारतीय ज्योतिष है, या जो हमारी पुरानी परंपरा है जिसको हम बात कर रहे हैं, शर्मा जी बहुत विस्तार से हम जानना चाहेंगे कि ये बहुत मजबूत है। इसलिए आज के कार्यक्रम का हमने नाम ही रखा कि संस्कारों को सुदृढ़ करने का अवसर विक्रम संवत है। आपकी राय? इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ आपके बात का उत्तर देने से पहले जी,
कि हमारे ज्ञान को ही चुरा करके पश्चिम ने अपना प्रस्तुत किया। जैसे मान लीजिए उनका जो कैलेंडर था, ये गैगरियन कैलेंडर, ये गैगरी अष्टम था, एक पादरी था ये गैगरी अष्टम। इससे पहले उनका 10 माह का कैलेंडर चलता था, और 10 माह के कैलेंडर में जानते हो नाम क्या थे? जैसे सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर में हमारा, और ये सातवां महीना सितंबर था, 8वां अक्टूबर था, 9वां नवंबर था और 10वां दिसंबर था। अब सप्तम से बना है सितंबर, अष्टम से बना है अक्टूबर, नवम से बना था नवंबर और दसम से बनता था दिसंबर। तो हमसे चुरा करके लिया। हमारे पंचांग में 24 घंटे को अहोरात्र कहा जाता है, और अहोरात्र का जो 24वां हिस्सा होता है, जो 1 घंटे का होता है, उसे होरा कहा जाता है। पंचांग की भाषा में कह रहा हूं। होरा को अगर आप रोमन में लिखेंगे तो होरा की स्पेलिंग आएगी HOURA, ये होरा की स्पेलिंग आएगी। तो पश्चिम के चोरों ने क्या काम किया, ये होरा में से ए छुपाया तो HOUR बना। ये उनके आवर की स्पेलिंग है जो 1 घंटे की कहलाती है। तो उनका सारा का सारा उन्होंने सब हमसे चुरा करके हमको ही प्रस्तुत किया है। जो अभी 2 तिथियों की बात योगेश जी कर रहे थे, 2 तिथियां दरअसल में हमारे यहाँ दोनों, विक्रम संवत एकमात्र संसार की ऐसी गणना है जिसमें चंद्र गणना भी है और जिसमें सूर्य गणना भी है। जैसा कि रमेश जी ने भी चंद्र गणना की अवधि बताई थी। तो तिथियां मान करके चलिए, तिथि हमारे यहाँ चलती है नक्षत्र से चलती है। तो मान लीजिए कोई नक्षत्र अगर बदल रहा है दोपहर के 12 बजे, अब दोपहर के 12 बजे से फिर नई तिथि शुरू हो गई। तो जो लोग चंद्र दर्शन को मानते हैं तो वो चंद्रमा की तिथि मान लीजिए आज 12 बजे से मान लीजिए खत्म हो गई, 13 खत्म हो गई, तो 13वीं खत्म हो गई, तो सवेरे सूर्योदय तो 13 थी, लेकिन शाम को 14 हो जाएगी क्योंकि दोपहर के बाद तिथि बदली है। तो जो चंद्र गणना से मानते हैं उनके हिसाब से तिथि अलग होगी, और जो उदयकालिक तिथि मानते हैं, सूर्य गणना से मानते हैं, तो उनकी तिथि अलग होगी। ये केवल सनातन में भ्रम फैलाने के लिए कुछ मीडिया के लोग, कुछ सनातन विरोधी लोग प्रचार करते हैं कि 2 तिथियां। एक और बात भी बताता हूं, व्रत की जो तिथि होती है वो उदयकालिक तिथि होती है, और दान की जो तिथि होती है वो चंद्रकालिक तिथि होती है, स्नान की और उदयकालिक। अगर किसी को व्रत आरंभ करना है तो वो सूर्योदय की तिथि आरंभ होने से करे, वो व्रत का समापन करना है, दान करना है, किसी को भोजन कराना है, किसी पवित्र जल में, बहते जल में स्नान करने जाना है, तो वो चंद्र तिथि पर उसका स्नान होता है। बहुत अलग अलग बिल्कुल विधिवत उसके विधान मौजूद है। तो कुल मिलाकर के ये बड़ी वैज्ञानिक गणना है, और वैज्ञानिक गणना के साथ साथ काल गणना है। मनमंत्र से लेकर के, चंद्र वर्ष से लेकर के, ब्रह्म वर्ष से लेकर के जो काल गणना है, उस काल गणना को आज के विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया है। और भूगोल शब्द जो आपने कहा था, भूगोल हमारे यहाँ ऋग्वेद में आता है। विज्ञान की उन्नत अवस्था को देखिए, ऋग्वेद के 5वें मंडल में एक ऋचा आती है, सूर्य से प्रार्थना की गई है कि तुम हमको जीवन दे। एक ऋचा और आ रही है 10वें मंडल में, उनसे कहा गया है कि हमको ज्ञान दे। तो कहने का मतलब है आज के विज्ञान ने ये कहा है कि सूरज से आने वाली लाइट, सूरज से आने वाली हीट और एनर्जी, उसी से जीवन चल रहा है। अगर सूरज ठंडा हो जाएगा तो 8.5 मिनट में जीवन खत्म हो जाएगा। तो हमारे वैदिक ऋषि को भूगोल शब्द जो है ऋग्वेद में आ रहा है, अथर्ववेद में आया है कि सूर्य ने धरती को घुमा रखा है। इसका अर्थ है कि हमारे वैदिक ज्ञान में इस बात को था कि धरती गोल है और धरती और सूर्य के आसपास घूमती है। तो ये जो धरती गोल है और सूर्य के आसपास घूमती है, ये पूरी की पूरी गणना, कभी इस पर लंबी अपनी चर्चा होगी तो बताऊंगा कि कैसे गणना के साथ हमारा ये संवत आरंभ होता है। इसमें नक्षत्र की भूमिका क्या है, इसमें तिथि की भूमिका क्या है, इसमें कर्ण की भूमिका क्या है, इसमें योग की भूमिका क्या है। ग्रहों की स्थिति जो होती है, ग्रहों की गति चलती है, तिथियों के आधार पर चलती है। कारणों और योग जो चलता है वो नक्षत्रों की स्थिति पर चलता है। तो हमने जो काल गणना की है, ग्रहों की गति और नक्षत्रों की स्थिति दोनों को ध्यान में रख करके काल गणना की है, जो 300 साल पहले पत्थर पर उकेर दिया गया था। मैं इसमें छोटा सा एक सवाल में है, मेरा समय की भी कमी है, कि ये जो सब चीज़ें हैं, चाहे मनवंतर की हम बात करें, चाहे तिथियों की गणना की बात करें, और चाहे चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ महीनों की बात करें, ये शिक्षा में कब जोड़ा जाएगा? मैं इसकी बात कर रहा हूँ कब जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये सबसे उन्नत विज्ञान है, और जो आज का विज्ञान है जिसको हम साइंस कह रहे हैं, जो नासा बताता है या बाकी लोग बताते हैं, उससे बहुत ज़्यादा हम पहले से जानकार रहे हैं। अगर जो नई पीढ़ी है या हमारी पीढ़ी की बात भी करें तो उसको नहीं पता था जो आप सब बातें बता रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तो स्कूल की, कॉलेज की शिक्षा में इसको जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा जितने भी मठ मंदिर हैं
वहाँ भी शिक्षा के केंद्र बनाकर उनमें ये शिक्षा देने की जरूरत है, जो शिक्षा सरकारी स्कूलों में या जो सीबीएसई के स्कूल होते हैं या जो मिशनरी के स्कूल होते हैं वो नहीं दे पाते। क्योंकि जो आप बता रहे हैं वो बेसिक ज्ञान है, बुनियादी ज्ञान है, वो विज्ञान भी है और ज्ञान भी है। आपकी राय इस पूरे मामले में, सरकार को शिक्षा में क्या बदलाव करना चाहिए और जो गांव में गांव में जो मंदिर होते हैं उनको भी शिक्षा के केंद्र बनाकर जो आप बात बता रहे हैं ये बच्चों को बताया जाने की जरूरत है, ताकि नई पीढ़ी इसमें अज्ञानी ना हो। क्योंकि अज्ञानता के होने पर ही लोग भ्रम में आते हैं। अगर ज्ञान होगा तो उनका भ्रम दूर हो जाएगा। जैसा योगराज जी ने कहा कि बड़ा भ्रम फैलाते हैं, अगर ज्ञान होगा तो भ्रम नहीं होगा। आपने जो बातें बताई, अगर ये स्कूल के कोर्स में होगी, कॉलेज के कोर्स में होगी या ये मठ मंदिरों में पढ़ाई जा रही होगी तो फिर बड़ी सुविधा हो जाएगी। आपकी छोटी राय। मुझे योगेश जी को आपके कुल मिलाकर के आपने बिल्कुल ठीक कहा। नई पीढ़ी को बताने के लिए ये स्कूल के पाठ्यक्रमों में भी शामिल होना चाहिए। वो परिवार के जो वरिष्ठ जन हैं और जो बुजुर्ग जन हैं, जो पहले बच्चों को बिठाल करके सारी की सारी चीजें समझाते थे, इस परंपरा को दोबारा होना चाहिए। इस समय जो सारा का सारा जोर, हम भले ही अंग्रेजों से मुक्त हो गए, लेकिन अंग्रेजों का जो हेलमेट हमारे सिर पर रखा हुआ है, बच्चे को घर में पढ़ाने समझाने के बजाय उसको स्कूल भेजना और उस स्कूल में भेजना जो अंग्रेजी मीडियम का स्कूल हो। तो भले ही आप अंग्रेजी मीडियम पढ़ाएं, लेकिन घर के बुजुर्गों को इस अध्ययन के साथ जरूर समझाया जाना चाहिए। और गांव में कहीं ना कहीं मंदिरों में भी जो हमारे पुजारी बंधु हैं, जो संत वहां पर आकर के रहते हैं, जैसा कि पहले हर शनिवार को कहीं ना कहीं गोष्ठियां हुआ करती थी, उनको भी एक समाज से संपर्क करना ही चाहिए, समाज को समझाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये अपील करूंगा आपके माध्यम से, विषय ना होने के बाद भी, जो मंदिर के पुजारी हैं, आपकी बस्ती आपका मंदिर, जिस बस्ती में जो मंदिर है वो पुजारी जी को चाहिए कि प्रत्येक घर में जाकर के संपर्क करें। उस सारे के सारे घर के लोग वो दान दक्षिणा के लिए संपर्क ना करें, बल्कि मिलने जाएं। और ये जो हमारी परंपराएं हैं, वेद, कल्पना कर सकते हैं वेद पर पूरी दुनिया पढ़ रही है। वो वेद के अनुवाद दुनिया हर भाषा में हुआ है, गीता का अनुवाद अरब राष्ट्रों तक में हुआ है। तो कुल मिलाकर के उनमें जो ज्ञान भरा हुआ है, विज्ञान का, समाज विज्ञान का ज्ञान, अंतरिक्ष का विज्ञान का ज्ञान, वो सारे हमको लोग बच्चों को समझाना चाहिए और अपनी जड़ों को लौटना चाहिए। जड़ें अगर गहरी होंगी तो संस्कृति हमारी आसमान की ऊंचाई छुएगी, और जो पेड़ की जड़ें कमजोर हो जाती हैं वो संस्कृति जल्दी ध्वस्त हो जाती हैं। जैसे पिछले 1500 वर्षों में 132 देशों का 200 देशों की संस्कृति समाप्त हो गई कि चूंकि उनकी जड़ें गहरी नहीं थी। हमारी सनातन की जड़ें गहरी हैं, इसे और गहरा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। एक लाइन में बोलूंगा जी, इसका इनिशिएटिव मध्य प्रदेश से लिया जाना चाहिए, क्योंकि विक्रमादित्य यहाँ रहे और उज्जैन उनकी नगरी रही। वैदिक घड़ी मध्य प्रदेश में, इसमें सरकार को, राज्य सरकार को इनिशिएटिव लेकर काम करना चाहिए। और मुख्यमंत्री बल्कि मुख्यमंत्री उज्जैन के, बल्कि नासा का बड़ा सेंटर उज्जैन में बनना चाहिए। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अब साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, तो मंदिरों में अगर पुजारी जी के पास ज्ञान की कमी है तो वो नेट के जरिए बच्चों को बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और जो आपने कहा, मुझे लगता है कि सरकार इस बात को अगर सुन रही होगी तो उज्जैन के मुख्यमंत्री हैं, उज्जैन से आते हैं। उज्जैन जो है पूरी दुनिया का केंद्र है और विक्रम संवत्सर विक्रमादित्य से शुरू हुआ है, तो जाहिर है कि ये सब सकारात्मक बदलाव तेजी से करने की जरूरत है। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रमेश शर्मा जी का तो बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने बहुत सारी बातें हमको बताई जो कई लोगों को नहीं पता थी। योगीराज जी आपका धन्यवाद, और रमेश सिंह जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बक है और मैं सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए INTU 24।